हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर। मैं हूं आपका फ्रेंड जीएस राय। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा लेक्चर है ये है नागरिकता से संबंधित। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि ये नागरिकता हम पढ़ते क्यों हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स के माइंड में ये क्वेश्चन आ जाता है कि ये पढ़ने का हमारा कारण क्या है, इससे हमें क्या सीखने को मिलेगा। तो वीडियो के शुरुआत में मैं ये बता देता हूँ आपको, आज का हमारा टॉपिक जो है ये रहेगा नागरिकता से संबंधित। तो इसके अंदर हम बात करेंगे किस तरह से भारत की नागरिकता ली जा सकती है, किस तरह से इस नागरिकता का त्याग किया जा सकता है, कौन भारत का नागरिक है, कौन विदेशी नागरिक है। क्योंकि अब आपको पता है 2020 के अंदर या फिर इससे पहले जब यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन हुआ, तो उसके बाद कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे देश में जाके बस सकता है, रह सकता है। पहले भी ये प्रावधान थे, लेकिन अभी नए क्या प्रावधान आ चुके हैं। इसके बाद सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो आया है 2020 के अंदर, सीएए, इसके बारे में हम बात करेंगे। इसके बारे में चर्चा करेंगे कौन एनआरआई होता है, एनआरआई को कौन कौन से अधिकार होते हैं। तो ये सारी चीजें इसके अंदर हम कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और फर्स्ट हमारे चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो, इससे हमारा मोटिवेशन बना रहता है कि हमारी वीडियो से लोगों का फायदा हो रहा है। और नीचे कमेंट करके अपने विचार जरूर प्रकट किया करो। भारतीय संविधान के भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, भारत का भाग 2 में, भारत के संविधान के भाग 2 के अंदर कौन कौन से अनुच्छेद है। तो अनुच्छेद 5 से 11 भाग 2 में है, याद रखेंगे। तो इसमें नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। तो भाग 2 के अंदर कौन से प्रावधान है, नागरिकता से संबंधित, अनुच्छेद 5 से 11। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा नागरिकता संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 5 से 11 के अंदर नागरिकता से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। भारत का संविधान संघात्मक है, मतलब संघ है। यहाँ पर हमने पहले ही आर्टिकल में पढ़ा है। फिर भी यहाँ के नागरिकों को एकल नागरिकता प्रदान की गई है। तो एकल नागरिकता का मतलब सिर्फ एक ही नागरिकता है, वो भी है भारत की नागरिकता। ऐसा नहीं है कि आप लोग राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो आपको राजस्थान की अलग से नागरिकता लेनी पड़ेगी, या फिर दूसरी तरफ आप लोग पंजाब से बिलोंग करते हैं तो आपको पंजाब की नागरिकता लेनी पड़ेगी। ऐसी बात नहीं है। आप किसी भी स्टेट में रहते हो, आपको सिर्फ और सिर्फ भारत की नागरिकता लेनी है। दूसरी तरफ यूएसए में, वहां पर दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, ड्यूल सिटीजनशिप। मतलब वहां पर सबसे पहले तो एक नागरिकता हो गई यूएसए की, दूसरी वहां पर आप जिस भी स्टेट के अंदर रह रहे हो, तो स्टेट के अंदर कोई भी स्टेट हो सकती है, वहां पर जो है यूएसए में स्टेट्स हैं, उस स्टेट्स की आपको अलग से यहाँ पर नागरिकता लेनी पड़ती है। तो ये आपको याद रखना है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है और यूएसए में दोहरी नागरिकता का प्रावधान यहाँ पर दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं। नागरिकता की प्राप्ति, तो किस तरह से नागरिकता की जो सिटीजनशिप है, इंडियन सिटीजनशिप या फिर भारतीय नागरिकता की प्राप्ति किस किस तरह से की जा सकती है। संसद द्वारा पारित भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे 1955 का अधिनियम, क्योंकि स्वतंत्रता के बाद पहला अधिनियम है जिसके अंदर बात की गई थी भारतीय नागरिकता के बारे में। तो इसके हेतु कौन कौन से प्रावधान दिए गए हैं देखते हैं। सबसे पहला है जन्म के आधार पर। जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 से के बाद भारत में हुआ है, वह भारत का यहाँ पर नागरिक होगा। जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 के बाद भारत के अंदर हुआ है, वह भारत का नागरिक होगा। लेकिन यहाँ पर शत्रु विदेशियों के बच्चे और राजनियों के बच्चे यहाँ पर अपवाद हैं, वो भारत के नागरिक नहीं होंगे। नेक्स्ट यहाँ पर दूसरा है वंशानुगत, वंश के आधार पर या फिर रक्त संबंधित आधारित। कोई भी व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 के बाद भारत के बाहर हुआ हो, लेकिन उसके माता पिता में से किसी भी उसके जन्म के समय उसका पिता, यहाँ पर माता पिता नहीं फ्रेंड्स, यहाँ पर उसका पिता भारत का नागरिक हो। कब? 26 जनवरी 1950। जन्म तो चाहे भारत के बाहर हुआ हो, लेकिन उसका पिता भारत का नागरिक हो उसके जन्म के समय, तो वो भारत का नागरिक माना जाएगा वंशानुगत अनुसार। नेक्स्ट प्रावधान जो है वो है पंजीकरण से रिलेटेड, रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, पंजीकरण आधारित। निम्न दशाओं में निम्न श्रेणी के व्यक्ति विहित रीति में पंजीकरण द्वारा भारत की नागरिकता अर्जित कर सकते हैं। तो कौन कौन से व्यक्ति और किस किस मेथड के द्वारा यहाँ पर नागरिकता अर्जित कर सकते हैं वो हम यहाँ पर समझते हैं। जो व्यक्ति अविभाजित भारत के अलावा, अब अविभाजित भारत के अंदर पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों शामिल हैं। जो व्यक्ति अविभाजित भारत के अलावा किसी भी देश में निवास करते हों तथा भारतीय मूल के हों, तो वो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के द्वारा भारत की नागरिकता अर्जित कर सकते हैं, चाहे वो बांग्लादेश से हो या फिर वो पाकिस्तान से हो।
तो यहाँ पर अविभाजित भारत के अलावा किसी भी देश में, सॉरी यहाँ पर ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गई, जो व्यक्ति अविभाजित भारत के अलावा मतलब पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर किसी भी देश में निवास करते हो और वो भारतीय मूल के होने चाहिए, मतलब उनके पिता दादा में से कोई ना कोई यहाँ पर भारतीय हो, तो यहाँ पर वो रजिस्ट्रेशन से भारत की नागरिकता प्रदान प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़ के। भारतीय मूल के व्यक्ति जो आवेदन से पूर्व भारत में औपचारिक रूप से 6 महीने तक निवास कर रहे हों, तो वो भी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन से भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है, जो महिलाएं भारतीय नागरिक पुरुषों से विवाह करती हैं, वो भी भारतीय नागरिकता के लिए यहाँ पर आवेदन कर सकती हैं रजिस्ट्रेशन के द्वारा। और जो भारतीय नागरिक हैं उनके बच्चे, मान लीजिए कोई भारतीय नागरिक है, उन्होंने यूएसए की सिटीजनशिप ले ली है, तो उनके जो बच्चे हैं वो यहाँ पर आकर आवेदन कर सकते हैं कि हमारे पिता जो है यहाँ पर नागरिक थे, तो हमें भी इस देश की नागरिकता चाहिए, हम यहाँ रहना चाहते हैं, हम यहाँ पर निवास करना चाहते हैं, तो उनको रजिस्ट्रेशन से नागरिकता मिल जाएगी। नेक्स्ट जो है, जो राष्ट्रमंडल के राज्यों के वयस्क नागरिक होंगे। तो आपके माइंड में शायद ये भी क्वेश्चन आ रहा हो कि सर ये हमें क्यों पढ़ा रहे हो। तो फ्रेंड्स, जब आप स्टेट पीसीएस का एग्जाम दे रहे होते हो या फिर जब आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे होते हो, तो ये जो 4 लाइनें मैंने आपको बताई हैं, 5 लाइनें, ये पांचों ही वहां पर ऑप्शन में होती हैं। तो फिर उसके बाद कंफ्यूजन हो जाती है कि कौन सा ऑप्शन सही है और कौन सा गलत है, इसलिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, देशीयकरण द्वारा। अगर नेक्स्ट मेथड है देशीयकरण द्वारा। इससे पहले हमने 3 मेथड कर लिए थे। पहला जन्म से, दूसरा वंश आधारित, तीसरा रजिस्ट्रेशन जिसको कि पंजीकरण बोलते हैं, पंजीकरण द्वारा, और ये चौथा है देशीयकरण। कोई भी विदेशी व्यक्ति निम्न शर्तों पर भारतीय नागरिकता अर्जित कर सकता है। कौन कौन सी शर्तें हैं देख लीजिए। वह किसी ऐसे देश का नागरिक न हो जहां भारतीय देशीकरण प्रतिबंधित हो। तो वो किसी ऐसा देश का नागरिक नहीं होना चाहिए जहां पर भारत के द्वारा देशीकरण प्रतिबंध कर रखा हो, बैन कर रखा हो कि वहां के लोग यहाँ पर आकर नहीं बस सकते। दूसरा यहाँ पर है, उसके द्वारा अपने देश की नागरिकता से त्याग पत्र दे दिया गया हो, तो वो यहाँ पर आकर बस सकते हैं। आवेदन करने के ठीक पूर्व उसने भारत में कम से कम कुल 1 वर्ष तक निवास किया हो अथवा भारत सरकार की सेवा में रहा हो, तो वो यहाँ पर जो है देशीयकरण से प्रावधान के देशीयकरण से नागरिकता अर्जित करने के लिए एलिजिबल हो जाता है, अगर वो कम से कम 1 वर्ष तक भारत के अंदर रहा हो या फिर भारत सरकार की सेवा में रहा हो। नेक्स्ट यहाँ पर जो है, वह उपरोक्त 1 वर्ष के ठीक पूर्व 7 वर्ष की अवधि से कम कुल 4 वर्ष तक भारत सरकार की नौकरी में रहा हो अथवा भारत में निवास कर रहा हो। तो 1 वर्ष के ठीक पूर्व 7 वर्ष तक, या तो 4 साल, जो 7 वर्ष है उसकी लाइफ के पिछले 7 वर्ष हैं उसमें से या तो 4 साल तक भारत की नौकरी में रहा हो या फिर भारत में निवास कर रहा हो। तो ये यहाँ पर प्रावधान है। नेक्स्ट जो है, भारतीय राज्य क्षेत्र के विस्तार से, ये हमारा 5वां है। मान लीजिए भारत ने किसी यूनियन टेरिटरी को या फिर किसी भी दूसरी कंट्री को, जैसे कि भी एक एग्जांपल देता हूं, अगर पाकिस्तान को भारत अपने अंदर शामिल कर लेता है जंग के द्वारा किसी भी तरह से, तो फिर भारत जितने भी पाकिस्तान के लोग होंगे उन सबको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। तो यहाँ पर भारतीय राज्य क्षेत्र के विस्तार के द्वारा, अगर मान लीजिए कोई यहाँ पर हम यूएसए से कोई एक उनका यूएसए से उनका है, हम कोई जगह खरीद लेते हैं, तो वो जगह के जितने भी निवासी होंगे या फिर यूएसए की हम एक स्टेट मान लीजिए खरीद लेते हैं, एक एग्जांपल है, एक स्टेट परचेज कर लेते हैं यूएसए की, तो वहां के जितने भी लोग होंगे वो भारत के नागरिक माने जाएंगे क्योंकि वहां पर भारत का राज्य क्षेत्र का विस्तार हो चुका है। यदि कोई राज्य क्षेत्र भारत का अंग बन जाता है तो भारत सरकार आदेश द्वारा यह निर्देश कर सकती है कि उसके परिणाम स्वरूप कौन व्यक्ति भारत के नागरिक बन सकते हैं। उसके बाद 1986 में भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 को संशोधन किया गया। तो उसके बाद क्या संशोधन किए गए वो यहाँ पर देख लीजिए। सबसे पहले जो था भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, उसके बाद संशोधित करके 1986 को लाया गया और फिर 2020 को लाया गया। चलिए मैं आपको 2020 करवाऊंगा लास्ट में, अभी 1986 देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट 2020 का रहेगा। तो पहला प्रावधान क्या है, जन्म के आधार पर नागरिकता केवल वही व्यक्ति अर्जित कर सकता है जिसने 10 दिसंबर 1900 के बाद भारत के बाहर जन्म लिया हो, भारत का नागरिक होगा यदि उसके माता पिता में से जन्म के समय भारत का नागरिक था।
अब कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने 1992 के बाद भारत के बाहर जन्म लिया है, लेकिन जब उसका जन्म हो रहा था, जब उसका जन्म हुआ, तो उस समय उसके माता या पिता दोनों में से कोई भी एक भारत का नागरिक हो, तो यहाँ पर जो है जन्म के आधार पर उनको नागरिकता मिल सकती है। दूसरा यहाँ पर क्या प्रावधान है? पंजीकरण के माध्यम से जो व्यक्ति भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें अब भारत में कम से कम 5 वर्ष तक रहना पड़ेगा, 5 वर्ष तक निवास करना पड़ेगा। और लास्ट 1955 में क्या था? सिर्फ 6 महीने तक रहने का प्रावधान था, लेकिन यहाँ पर अभी अगर कोई 5 साल रहेगा, फिर वो रजिस्ट्रेशन के द्वारा उसको नागरिकता मिल जाएगी। भारतीय पुरुष से विवाह करने वाली विदेशी महिला को नागरिकता प्राप्त करने हेतु अधिकार प्रदान किया गया है। कोई बाहर भारतीय पुरुष या बाहर की कोई लेडी है, उनसे विवाह कर लेती है, तो वो भारतीय नागरिकता के लिए एलिजिबल हो जाएगी। कोई भी व्यक्ति अब देशीयकरण द्वारा नागरिकता तभी प्राप्त कर सकता है जब वह कम से कम 10 वर्ष तक भारत में निवास कर चुका हो। इससे पहले यह अवधि 5 वर्ष थी। देशीयकरण द्वारा मैंने बताया था आपको कि 5 वर्ष तक अगर कोई रहता है तो वो भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है, लेकिन अब यहाँ पर 10 वर्ष तक रहना पड़ेगा 1986 के अमेंडमेंट के द्वारा। उसके बाद यहाँ पर नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, जिसको कि सीएए बोलते हैं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, आपने सुर्खियों में बहुत रहा है, बहुत न्यूज में आया, बहुत सारे इसके रिलेटेड वहां पर लोगों ने इसके धरने दिए, प्रदर्शन किए। तो वो बात करते हैं इसके अंदर क्या क्या प्रावधान है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 को संशोधित करता है, तो ये भी 1955 को इन्होंने अधिनियम को संशोधित करके नागरिकता अधिनियम 2019 लेके आए थे। यह अधिनियम फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखें। उससे पहले वाले अगर आप ना भी याद रखें तो काम चल जाएगा, लेकिन ये नहीं भूलना है, ये आपको मेंस में भी काम आएगा और ये आपके प्रीलिम्स में भी काम आएगा, और जो वनडे एग्जाम होते हैं उनमें तो ये क्वेश्चन इनमें से बन ही सकते हैं। यह अधिनियम अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के 6 समुदाय, देख लीजिए कौन कौन सी यहाँ पर कंट्रीज की बात की जा रही है। अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, यहाँ के 6 समुदाय हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई से संबंधित अवैध प्रवासियों को नागरिकता की पात्रता देने का प्रावधान करता है। यह अधिनियम 10 जनवरी 2020 से प्रभावी हुआ है। तो अब पहले तो ये क्वेश्चन आया है कि यह किस डेट से प्रभावी हुआ है, तो 10 जनवरी 2020 से प्रभावी हुआ है। इसके अंदर क्या बताया गया था? अफगानिस्तान, 3 कंट्रीज है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, यहाँ के 3 समुदाय जिसमें से हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई, ये यहाँ पर अवैध प्रवासियों को नागरिकता की पात्रता देने का प्रावधान करता है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, किसी के माइंड में, या किसी ने न्यूज सुनी हो कि जो यहाँ पर बहुत ज्यादा मुस्लिम लोगों ने यहाँ पर इसके खिलाफ प्रदर्शन किए थे, इसके खिलाफ रोष प्रकट किया था। तो क्यों किया था? क्योंकि यहाँ पर जो है अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से और पाकिस्तान से मुस्लिम लोग यहाँ पर आकर नहीं बच सकते। अब ऐसा क्यों? क्योंकि सरकार का मानना है अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान ये मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री है, यहाँ पर मुस्लिम लोग ज्यादा रहते हैं, तो इसलिए मुसलमानों को वहां पर, वो जो मुस्लिम लोग हैं वो वहां से यहाँ पर नहीं आ सकते, क्योंकि वहां पर वो माइनॉरिटी नहीं है, वहां पर वो मेजोरिटी में है। और इस आगे कौन कौन से देखिए प्रावधान है। यह संशोधन अधिनियम यह प्रावधान करता है कि उपरोक्त तीनों देशों के कुछ समुदायों के साथ अवैध प्रवासियों के तौर पर व्यवहार नहीं किया जाएगा। यद्यपि यहाँ पर कुछ समुदाय बता रखा है, यद्यपि उन्होंने 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश किया हो। मतलब कोई भी अगर 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आ गया हो, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, कोई भी हो, अगर वो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आ गया तो वो भारत का नागरिक माना जाएगा, उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कोई अगर 2014 के बाद आया, मान लीजिए कि 2015 में आया है, 2016 में आया, 2017 में आया है, और अगर वो मुसलमान है तो फिर मुस्लिम है, तो उसके लिए प्रॉब्लम यहाँ पर हो सकती है। बस यही यहाँ इसका प्रावधान है। इसके अतिरिक्त इन समूह के लोगों के लिए देशीयकरण की अवधि को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया था। तो ये यहाँ पर सीएए के बारे में मैंने आपको बता दिया है डिटेल में। तो किसी को कोई डाउट हो तो फिर भी आप कमेंट करके पूछ सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट प्रावधान देखिए, इसके अंतर्गत वे लोग ही नागरिकता पात्रता के योग्य हैं होंगे जो संविधान की 6ठी अनुसूची, अब मैंने आपको बताया था 6ठी अनुसूची क्या है, अनुसूचियों वाला लेक्चर याद कीजिए, नहीं याद है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर चेक कर लीजिए, में शामिल असम, मेघालय, मिजोरम या फिर त्रिपुरा के कुछ आदिवासी क्षेत्रों या
इनर लाइन परमिट के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड में नहीं आते हैं, तो ये पात्रता के योग्य होंगे जो इन सब में नहीं आते हैं। अब तो बात हमने इससे पहले बात की किस किस तरह से भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। अब हम बात करते हैं भारत की जो नागरिकता की समाप्ति के बारे में। तो टोटल यहाँ पर 5 तरह से भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, वो मैं बता चुका हूँ आपको। अब हम बात करेंगे नागरिकता की समाप्ति के बारे में। तो 3 तरह से भारत की नागरिकता समाप्त की जा सकती है। कैसे? भारतीय संविधान एवं नागरिकता अधिनियम 1955 में उल्लेख किया गया है। सबसे पहले है परित्याग। कोई भी व्यक्ति स्वैच्छिक रूप से भारतीय नागरिकता का परित्याग कर सकता है तथा किसी अन्य राष्ट्र की नागरिकता प्राप्त कर सकता है, बशर्ते वह किसी अपराध में लिप्त न हो एवं पूर्ण रूपण निर्दोष हो। मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ पर भारत में मर्डर करके आप कहो कि मैं किसी दूसरे देश की नागरिकता लेना चाहता हूं, तो ऐसा नहीं हो सकता। आप निर्दोष हो और आप अपनी मर्जी से यहाँ पर नागरिकता का त्याग करके किसी दूसरे देश की सिटीजनशिप लेना चाहते हैं। दूसरा यहाँ पर बात करते हैं पर्यावसान। जब कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता अर्जित कर लेता है तो उसकी भारत की जो नागरिकता है वो अपने आप समाप्त हो जाती है। तीसरा है वंचित किया जाना, मतलब उसकी नागरिकता को टर्मिनेट करना, खत्म करना। भारत सरकार द्वारा निम्न स्थितियों में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित किया जा सकता है या फिर समाप्त किया जा सकता है। कौन कौन सी स्थितियां हैं? किसी व्यक्ति द्वारा कपट, पाम से भारतीय नागरिकता अर्जित किए जाने पर, मतलब कोई धोखे से आधार कार्ड बना ले यहाँ पर भारत में, या कुछ नकली पेपर्स का प्रावधान करके या भारत की नागरिकता अर्जित कर ले और पता चलने पर उसकी नागरिकता को टर्मिनेट, खत्म कर दिया जाएगा। दूसरा प्रावधान देखिए यहाँ पर, किसी व्यक्ति द्वारा देशद्रोह किए जाने अथवा युद्ध में शत्रु की सहायता किए जाने पर उसकी जो है नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। तीसरा है पंजीकरण अथवा देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के 5 वर्ष के भीतर व्यक्ति को किसी देश में कम से कम 2 वर्ष की अगर सजा होने की स्थिति में उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा किसी स्त्री या पुरुष द्वारा किसी अन्य देश की स्त्री अथवा पुरुष से विवाह प्रांत भी वहां की नागरिकता प्राप्त कर लेने में, विदेश में जाकर सरकारी नौकरी करने तथा पागलपन, फकीरी, संन्यास ग्रहण करने आदि की स्थिति में भारतीय नागरिकता का लोप हो सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए कोई यहाँ भारत का व्यक्ति है, उसने यूएसए की लेडी से शादी कर ली और वहां पे उसने क्या किया, वहां की नागरिकता ले ली, वहां की सिटीजनशिप ले ली, तो उसकी भारत की नागरिकता अपने आप टर्मिनेट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, क्योंकि वहां पे उसने इस अन्य देश की स्त्री से विवाह करके वहां पे नागरिकता ले ली। या फिर उस किसी पुरुष से किसी स्त्री ने विवाह कर लिया तो भी उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। किसी दूसरे देश में गवर्नमेंट जॉब में पहुंच गए तो भी नागरिकता यहाँ पर समाप्त कर दी जाएगी। संन्यास लेकर देश छोड़ दिया है तो भी यहाँ पर नागरिकता समाप्त है। फकीरी, पागलपन में आप देश से निकल गए हो तो भी आपकी नागरिकता समाप्त करने का प्रावधान यहाँ पर दे रखा है। लेकिन ये नहीं है कि पागल हो और देश में रह रहे हो फिर आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी, नहीं। अगर आप पागल हो गए हो और आपने देश छोड़ दिया है फिर आपने यहाँ पर आपकी नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं प्रवासी भारतीय नागरिकता, PIO। यह योजना भारतीय मूल के व्यक्तियों, पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन को ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया का दर्जा देती है। तो जो पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन है उनको क्या देती है ये, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब समुद्र के पार भारतीय नागरिक का दर्जा देती है। इसका उद्देश्य भारतीय मूल के व्यक्तियों को आजीवन वीजा मुक्त भारत यात्रा की सुविधा और विभिन्न प्रकार के शैक्षणिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक लाभ प्रदान करना है। वर्तमान में विदेशों में रह रहे भारतीय मूल से संबंधित व्यक्तियों के प्रमुख वर्ग हैं। तो 2 वर्ग हैं, कौन कौन से वर्ग हैं और क्या क्या उनको लाभ मिलते हैं देख लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं, पहला वर्ग है अनिवासी भारतीय, जिसको कि बोलते हैं नॉन रेजिडेंट इंडियन, मतलब है तो वो इंडियन लेकिन भारत में नहीं रहते, अनिवासी, निवास नहीं करते लेकिन है वो भारतीय। ऐसे भारतीय जो अस्थायी रूप से भारत के बाहर रह रहे हों, इनके पास नागरिकता और मतदान जैसे अधिकार होते हैं। मतलब इनके पास नागरिकता भी है और मतदान का अधिकार भी है। क्वेश्चन पूछा जाएगा मतदान का अधिकार किसको है, एनआरआई को या फिर पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, तो आपको पता होना चाहिए एनआरआई को। दूसरी तरफ है प्रवासी भारतीय, ये अनिवासी भारतीय, ये प्रवासी भारतीय। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ये ऐसे भारतीय हैं जो स्थायी रूप से विदेश में रहते हैं लेकिन इनके माता पिता कभी भारत के नागरिक थे, तो इनको बोलते हैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो फिर इनके लिए कौन सा कार्ड बनाया जाता है, तो इनके लिए कार्ड बनते हैं
ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, तो ये कार्ड बना दिया जाता है, फिर यहाँ पर भारत में आ सकते हैं। तो इनके लिए आगे बहुत सारे प्रावधान है, वो हम यहाँ पर जो मेंस के लेक्चर आपको, मेंस के जो पेड लेक्चर्स हैं उसमें आपको डिटेल में बताया गया है कि किस तरह से पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन में क्या फर्क है, प्रवासी भारतीयों में। प्रीलिम्स में तो यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हाँ मेंस में कुछ डिफरेंट पूछा जाता है, वो मेंस के लेक्चर सीरीज अलग से चल रही है, तो वो पेड है, वो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर पेड वर्ड व्हाट्सएप करके पता कर सकते हो आप लोग यहाँ पर। और स्टडी मटेरियल के लिए भी आप यहाँ पता कर सकते हो, लेक्चर सीरीज के लिए अगर ज्यादा जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां पर जाकर आप लोग चेक कर लीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।